एडीटीवी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार का। छत्तीसगढ़ जो है कांग्रेस के हाथ से निकल गया। एमपी में दोबारा सत्ता में आने की कांग्रेस का सपना टूट गया। लेकिन सवाल ये है कि इस हार का जिम्मेदार कौन है। अब तो खबर यह है कि कम से कम पार्टी आला कमान मध्य प्रदेश में हार के लिए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को, तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को जिम्मेदार मानता है। कांग्रेस के अंदर खाने से खबर है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में बड़े नेताओं ने हार का ठीकरा एक तरीके से कमलनाथ और दिग्विजय पर फोड़ा है और नाराजगी इस बात को लेकर के है कि आखिरी वक्त में लिए गए फैसलों की वजह से जीतती हुई कांग्रेस हार गई। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे एक खास पैनल के साथ और हम आपको बताएंगे कि क्या हुआ था उस बैठक में। और आपको ये भी बता दूं कि इस बार चुनाव में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला, तो कांग्रेस जो है 66 सीटों पे सिमट गई। बीजेपी 163 सीटों पर जीती। बीजेपी को 54 सीटों का फायदा हुआ। क्या कहना है कांग्रेस के सांसद रंजीत रंजन का, ये आप पहले आपको सुनाते हैं। आप लोग बेफिक्र रहिए, भाजपा को बोलिए कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों का नाम भी आएगा, घबराइए भी मत, मजबूत नाम होगा और मजबूती के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। मंथन हार पर भी होना चाहिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी हार गए। बिल्कुल, आपको कैसे मालूम कि हम मंथन नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल हम मंथन कर रहे हैं और बिल्कुल आगे भी मंथन होगा कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एटलीस्ट चारों स्टेट पे हम जीतने वाले थे। और आप भी दिखा रहे थे कि हम जीतने वाले हैं कि ऐसी कौन सा षड्यंत्र भाजपा सरकार ने किया और कौन सी गलतियां हम लोगों की पार्टी की अपनी हुई। ये मंथन निश्चित तौर से हो रहा है, आगे भी होगा। ये जो गलतियां अगर हुई हैं वो 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं आए, इसके लिए हम लोग मजबूती से रंजन जो है वो कांग्रेस की सांसद हैं छत्तीसगढ़ से। सीधे प्रशांत के पास चल सकते हैं, अपने सहयोगी के पास। प्रशांत, अब आप बताइए, कल जो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग हुई उसमें तो एक तरह से कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप ने हार का ठीकरा जो है वो जो है वहां के लोकल लीडर्स पर फोड़ दिया है। बिल्कुल, देखिए बाबा, आपको याद होगा जब चुनाव चल भी रहे थे, चुनाव अभियान भी चल रहे थे, तो कमलनाथ को लेकर खासकर इस तरह की चर्चाएं थी और उसके उदाहरण भी थे हम लोगों के पास कि किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं को लगता था कि कमलनाथ यूनिलैटरली काम कर रहे हैं एक तरीके से मध्य प्रदेश में। 13 सितंबर को इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई थी। उसके बाद ये अनाउंस किया गया था कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में इंडिया गठबंधन की रैली होगी भोपाल में। वो 2 दिनों के बाद यूनिलैटरली एक तरफा फैसले में कमलनाथ ने अनाउंस कर दिया रणदीप सुरजेवाला के साथ, जो वहां के इंचार्ज हैं, कि वो रैली नहीं होगी। उसके बाद ही ये सुगबुगाहट कांग्रेस में होने लगी थी कि बिल्कुल एक तरह से और अपने बिना पार्टी को कॉन्फिडेंस में लिए हुए कई तरह के फैसले कमलनाथ कर रहे हैं। और उस समय भी थोड़ी नाराज़गी भी थी, थोड़ी असहजता भी थी पार्टी में कि इस तरह से वो फैसले कर रहे हैं। और कल जो बैठक हुई उसमें कई नेताओं ने ये कहा कि मध्य प्रदेश एक तरह से उनको ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी फाइट में थी कांग्रेस पार्टी, लेकिन कुछ ऐसे फैसले लिए कमलनाथ ने जिससे पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। खासकर मुकुल वासनिक ने एक नारे का जिक्र किया कि जय जय कमलनाथ एक नारा लगता था वहां पर। उसको वो ऐसा लगता था कि कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, कमलनाथ वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा एक जो सदस्य हैं उन्होंने यहां तक इशारा किया कि कमलनाथ बीच बीच में पार्टी की विचारधारा से थोड़ा हटकर सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करने लगते थे, जिस तरह की वहां बातें होती थी। तो इन सब बातों को लेकर कमलनाथ निशाने पर थे। और कुछ लोगों ने हालांकि दिग्विजय सिंह पर की भी बात की, क्योंकि दोनों कमलनाथ और दिग्विजय सिंह माने जा रहे थे कि वो उनके ही हाथों में थी वहां की कमान मध्य प्रदेश में। तो पहले भी इस तरह की बातें होती थी जो कल सीडब्ल्यूसी की बैठक में बिल्कुल खुलकर सामने आ गई कमलनाथ को लेकर। लेकिन कल के सीडब्ल्यूसी में कमलनाथ ने भी सेंट्रल लीडरशिप को यह जतलाने की कोशिश की कि आपने देर से जो है वो अब जो ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए, प्रभारी नियुक्त किए, बीच में प्रभारी आपने बदले, तो उन्होंने पलट के थोड़ी बोलने की कोशिश की केंद्रीय नेतृत्व को भी।
जी देखिए, दिग्विजय सिंह ने भी एक शिकायत ये की कि बार बार जनरल सेक्रेटरी बदले जा रहे थे और वहां पर आपको याद होगा मध्य प्रदेश में खासकर 2 महीने पहले ही जयप्रकाश अग्रवाल को बुला लिया गया था। इस तरह से कुछ चेंजेस हो रहे थे, तो दिग्विजय सिंह ने भी इसको इंगित किया। लेकिन ओवरवेलमिंग जो विचार था सीडब्ल्यूसी में, यहाँ तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कुछ इशारा किया कि कुछ बैठकें होती थी, उसमें अगर कमलनाथ को बातें पसंद नहीं आती थी तो वो उठकर ही चले जाते थे। तो साफ तौर पर जो निशाने पे कल की बैठक में थे वो कमलनाथ थे। भूपेश बघेल भी कमोबेश, हालांकि जिस स्तर पर कमलनाथ पर निशाना साधा गया, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि भूपेश बघेल, एक चीज जो कॉमन रही दोनों के मामले में, सबने ये कहा कि केंद्रीय नेतृत्व को सुना नहीं गया, दोनों ही कमलनाथ के द्वारा भी और भूपेश बघेल के द्वारा भी। ये शिकायत सबसे आम थी कल की बैठक में। जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत। तो अब अरुण जी के पास चलते हैं। अरुण जी, आपने सुना प्रशांत को कल के सीडब्ल्यूसी में क्या हुआ है, आपकी क्या टिप्पणी है? क्या जो है कमलनाथ, जो जय जय कमलनाथ की वजह से काफी बड़े हो गए थे पार्टी से, इसलिए उनको सब कुछ उन्हीं पे छोड़ दिया गया? ऐसा है बाबा, कमलनाथ ने अपनी एक लाइन शुरू से खींच ली थी। जब चुनाव अभियान शुरू हुआ तो सबसे पहले भावी मुख्यमंत्री के बोर्ड लगे, उनकी पूरी टीम ये लेके चल रही थी। सारा प्रोग्राम, सारा कैंपेन सेंटर था कमलनाथ के इर्द गिर्द, और कमलनाथ के ही आसपास सारी चीजें घूम रही थी। अब जो बात प्रशांत ने कही कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, ये मध्य प्रदेश में आप भी जानते हैं जय और वीरू की जोड़ी जानी जाती है। पहले जो टिकट 120 टिकट आए थे पहली सूची में, उन टिकटों के बंटवारे तक तो ये माना गया कि कांग्रेस में सब ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन बाद के जो टिकट बटे उनमें वही कुछ हुआ जो चरित्र कांग्रेस का है, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। पूरी तरह से सब हर जगह उलटफेर हुई, और उसी के चलते जब लोग विरोध करने आए तो कमलनाथ ने कह दिया जाके दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो। और फिर एक मीटिंग में दिग्विजय सिंह ने मीटिंग में कहा कि जो दस्तखत करता है कपड़े उसके फटने चाहिए। तो ये चीजें सार्वजनिक हुई और तभी ये माना गया कि सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस वक्त पहले की जो कांग्रेस थी उसमें बहुत गुट थे। अब सिर्फ दिग्विजय सिंह और कमलनाथ बचे हैं। अरुण यादव किनारे हो चुके हैं, सुरेश पचौरी बिल्कुल किनारे हैं, और अर्जुन सिंह के बेटे राहुल सिंह को भी वो मुश्किल चुनाव जीत के आए हैं, विधानसभा लोकसभा लगातार हार रहे थे। तो पूरी तरह से इन लोगों की मनमानी चली। और 3 चीजें हैं। पहले कि कमलनाथ पहले दिन से खुद को बड़ा हिंदू साबित करने की कोशिश कर रहे थे। वो वही लाइन ले रहे थे जो बीजेपी खेल रही है, मतलब बीजेपी की बी टीम बनने की पूरी कोशिश उन्होंने की। आपने सुना होगा एक विवादित युवा बाबा है बागेश्वर धाम, करोड़ों रुपए खर्च करके छिंदवाड़ा में उन्होंने कथा कराई। उसके बाद एक और विवादित कथाकार हैं यहाँ के सीहोर के, जो बताते रहते हैं नुस्खे, तो उनके पास भी लाखों लोग, उनको भी ले गए कमलनाथ। आज भी वो कहते हैं मैं हनुमान भक्त हूं, मैंने बड़ा हनुमान का विशाल प्रतिमा लगा के बड़ा मंदिर बनाया है। इन चीजों के साथ साथ वो जो स्टैंड लेना चाहिए, जिन चीजों पे सख्ती के साथ उन्हें सामने खड़ा होना चाहिए था, वो नहीं हुए। और एक दूसरी बड़ी चीज है जो लगातार ये है कि कमलनाथ पार्टी को कारपोरेट स्टाइल में चला रहे थे। ऊपर से जो हुक्म आएगा आप वो मान लीजिए और उसको फॉलो कर लीजिए। पीसीसी के भीतर भी एक सिलेक्टेड टीम थी जो कमलनाथ जी के एजेंडा को आगे बढ़ा रही थी। इसको लेकर के पूरी टीम, पूरी पीसीसी में बिखराव था। और आप समझिए कि सबको खुश करने के लिए कमलनाथ ने क्या किया कि अब अरुण दीक्षित नाराज हैं तो एक पद दे दो, मनोरंजन भारती नाराज हैं तो इनको भी एक पद दे दो। आप अगर अभी पूछ लें, हालांकि जीतू पटवारी ने वो कार्य समिति भंग नहीं की है, तो उन्हें ये पता नहीं होगा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कितने उपाध्यक्ष हैं जी, कितने महासचिव हैं, मतलब हजारों की तादाद है। और 2018 से लेके अब तक, पिछले हफ्ते हटने तक, कमलनाथ एक बार भी प्रदेश कार्य समिति की बैठक नहीं की, जो पूरी एक्सटेंडेड कमेटी होती है, क्योंकि वो उनको लगता था कि जो मैं चला रहा हूं, जिस तरह से मैं चला रहा हूं जी, उसका नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। और बाद के दिनों में एक और चीज आई जो शायद मीटिंग्स में आई है, मेरी जानकारी है कि जिस तरह के बंदोबस्त करने चाहिए थे चुनाव के लिए वो नहीं हुए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी के सामने एक तरफ नरेंद्र मोदी की पूरी टीम थी जिसमें भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव बैठे हुए थे, सारे सूत्र उनके हाथ में, और दूसरी तरफ अकेले सारा कंट्रोल कमलनाथ के पास था। रणजीत सुरजेवाला आए
इससे पहले जयप्रकाश अग्रवाल आए, लेकिन उनकी भूमिका बहुत बड़ी नहीं थी और सब कुछ कंट्रोल उन्हीं के हाथ में। और दीक्षित जी, मेरी जानकारी में तो कोनुगुलू साहब को भेजा गया तो उनको भी उन्होंने बाहर कर दिया कि जाइए, आपकी जरूरत नहीं है मुझे। हाँ वही है। तो वो सबसे बड़ी चीज है कि कमलनाथ जिस तरह से मनमानी कर रहे थे। हाँ। अब आप सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जब वो हटाए गए तो सबसे पहले उनके सबसे करीबी सज्जन वर्मा ने कहा कि देर से हुआ फैसला, बहुत पहले युवा नेतृत्व। वो सज्जन वर्मा जो परछाई माने जाते हैं कमलनाथ की, तो बदलाव देखिए जब उनके सबसे करीबी आदमी। हाँ। और एक और बड़ी चीज हुई है मध्य प्रदेश में, अभी भी कांग्रेस लाइन से जिस तरह का जो उत्तर प्रदेश में 89 में नरेंद्र तिवारी ने जो जाते जाते किया, मुझे लगता है कमलनाथ की स्थिति वही होगी कि जब उत्तर प्रदेश में गए तिवारी जी आज तक नहीं लौटे, और कमलनाथ वो कर गए हैं कि अगर केंद्रीय नेतृत्व ने सही ढंग से सही चीजों का मूल्यांकन करके चीजें नहीं बढ़ाई और हस्तक्षेप लगातार नहीं किया तो उत्तर प्रदेश इस पे आता हूं। पहले अमृतांशी के पास चलते हैं। जुल्फी भी हमारे साथ जुड़ गए। जुल्फी, आपके पास भी आऊंगा, छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। अमृतांशी, बहुत कुछ खोल के अरुण जी ने बता दिया, जो कि बात हम पत्रकारों के दिल में होती है, उन्होंने साफ साफ टेलीविजन पे बोल दिया कि ये सब हुआ है। अब आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस की क्या रहा है आज के दिन? बिल्कुल, देखिए बाबा, जिस तरीके से जो है कांग्रेस ने आखिरी समय में अपना जो है पूरा गेम लूज किया है, आखिरी के 3 महीने जो कि सबसे क्रूशियल वक्त थे कांग्रेस के लिए, वो कांग्रेस ने जो है वहां पर बहुत ही, हम कह सकते हैं, बुरी तरीके से बैटिंग की, और शायद यही वजह है जो चुनाव लूज कर गए। एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी बाबा मैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जो है भोपाल के दक्षिण से विधायक थे, काफी अच्छी स्थिति में थे। दोबारा उनके टिकट देने पर जो है काफी संशय बना हुआ था और पहली लिस्ट जो है वो आ चुकी थी। अब उनका टिकट इसलिए अटक रहा था क्योंकि संजीव सक्सेना, जो कि दिग्विजय सिंह के करीबी माने जाते हैं, 2018 के चुनाव में दिग्विजय सिंह ने उनको ये बोलकर बिठा दिया था कि आप अभी बैठ जाइए, अगले चुनाव में जो है मैं आपको टिकट दिलवाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। पीसी शर्मा कमलनाथ के बंगले पहुंचे, फिर थोड़ा सा सेटलमेंट हुआ। सेटलमेंट ये हुआ कि संजीव सक्सेना के भाई को जो है वो बना दिया गया जिलाध्यक्ष। जिलाध्यक्ष से के पद से मोनू सक्सेना को हटा दिया गया था, जो कि पीसी शर्मा के विधायक वाले क्षेत्र में ही जो है पहले पूर्व पार्षद रह चुके हैं, उनको जिलाध्यक्ष बनाया गया था। संजीव सक्सेना के भाई के कारण उनको हटा दिया गया और ऐसे ही पीसी शर्मा अंदर ही जो है वो चुनाव हार गए, क्योंकि सिर्फ कमलनाथ का डिसीजन उनको टिकट देने का था। ऐसे कई जगहों पर देखिए टिकट को लेकर हम कह सकते हैं बाबा कि कलेश एक तरीके से हुए होंगे कि देखिए इनको टिकट नहीं देते हैं, ये हार जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कमलनाथ ने जो है जाहिर सी बात है अपनी इच्छा रखी कि नहीं, मैं इनको टिकट देना चाहता हूं। और एक सर्वे जिसका जिक्र वो बार बार कई महीनों तक करते रहे थे, लेकिन वो सर्वे कहीं से कहीं तक काम नहीं आया। तो कहीं ना कहीं देखिए जाहिर सी बात है, जो कमलनाथ चाहते थे जिनको टिकट दिया जाए, उन्होंने अपने हिसाब से वो टिकट्स दिए और वही वजह रही कि बड़े से बड़े दिग्गज नेता जो है वो अपनी सीट से इस बार हार गए। फिलहाल मौजूदा समय में कांग्रेस में ये स्थिति है कि बाबा यहाँ पर सब कुछ बदल चुका है। अब कांग्रेस जो है वो कमलनाथ की नहीं रही, मतलब हम कह सकते हैं ऐसा, क्योंकि देखिए जीतू पटवारी ने आकर यहाँ पर जो है पीसीसी चीफ का जो पद है वो टेक ओवर कर लिया है। नेता प्रतिपक्ष पर उमंग सिंगार आ गए हैं। पूरी तरीके से जो जय वीरू की जोड़ी थी वो यहाँ पर जो है वो थोड़ी वैनिश होती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं जो है एक नई टीम शायद जो केंद्रीय संगठन चाहता था वो यहाँ पर बन चुकी है। और जो कमलनाथ के लोग दावा कर रहे थे मीटिंग के बाद दिल्ली के कि कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे, वो मध्य प्रदेश में ही रहेंगे, ना वो विधानसभा सत्र में उपस्थित हुए, ना जो है पिछले कई दिनों से हमें पहले से ही पता चल गया था अमृतांशी की कमलनाथ जी का कुछ नहीं होने वाला, सीएलपी भी नहीं रहेंगे। जुल्फी के पास चलते हैं। जुल्फी, यहाँ तो जय और बीरू ने मिलके इकट्ठे थे तो पार्टी डूब गई। आपके यहाँ भी 2 जय और वीरू थे, लेकिन वो एक दूसरे से में बनी नहीं, इसलिए पार्टी वहां डूब गई। बिल्कुल बाबा, छत्तीसगढ़ में ये दिखाने की कोशिश की गई कि जय और वीरू की जोड़ी है, लेकिन हम और आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही ये जय और वीरू की जोड़ी के बीच में दरार इस बात को लेकर थी कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ये जरूर है कि स्थानीय नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हार गई, लेकिन इसमें कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भी जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने इस बात को लेकर कभी एड्रेस नहीं किया कि छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है, मंत्री और मंत्री के बीच में किस तरीके की खाई है, और टीएस सिंहदेव हों, भूपेश बघेल के बीच में जो आपसी
खींचतान है, लड़ाई है, इसको कभी भी उन्होंने समझने की कोशिश नहीं की और इसे खत्म करने की कोशिश नहीं की। हालांकि ये जरूर है कि चुनाव के कुछ दिन पहले टीएस सिंहदेव को साधने के लिए उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन तब तक ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति बेहद खराब हो चुकी थी, जिसे कांग्रेस समझने को तैयार नहीं था। और अब जब स्थितियां हैं वो इस तरीके की निर्मित हो चुकी थी कि जो कार्यकर्ता हैं वो नाराज था, सरकार में उनके काम नहीं हो रहे थे, तो गुटबाजी चरम थी। और अभी जो इस तरीके की सूचनाएं आ रही हैं वो ये कि 2003 में जिस तरीके से अजीत जोगी उस समय मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस के नेताओं को हराने की कोशिश की गई थी, वैसे ही कुछ समीकरण यहां पर भी देखने को मिले, क्योंकि ये 75 प्लस का जो नारा कांग्रेस ने दिया था, तो ये बात अंदर निकल के आ रही थी 75 प्लस सीटें जीत रहे हैं, तो अगर 2-4-10 हार भी जाएंगे तो कांग्रेस तो वापस आ जाएगी। और इस चक्कर में कांग्रेस के अंदर भीतरघात इतना ज्यादा हुआ जिसका नुकसान कांग्रेस को झेलना पड़ा। जरूर जुल्फी। अरुण जी, आपके पास आता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस तो अपना ये डिफेंस लेके बैठी है कि हमारे तो वोट शेयर करीब करीब उतने ही हैं, पॉइंट परसेंट में कम हुए हैं। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि जो अदर्स पार्टी के साथ, और ये पूरे आपसे मैं पूरे इंडिया गठबंधन की भी बात करना चाहता हूं यहाँ पे, कि क्या कांग्रेस को नहीं ये समझ में आया कि छोटी छोटी पार्टियों को थोड़ा अपना ईगो दरकिनार रख के यदि मिला लेते, क्योंकि उन पार्टियों का वोट जो है सीधे सीधे बीजेपी को शिफ्ट कर गया, तो आज तस्वीर जो है वो बदल सकते थे। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दरअसल हुआ ये कि कमलनाथ को ये लगा कि लार्जर देन लाइफ उनका जो कद है और उनका जो स्टाइल है, अब ये पक्की बात है कि बीएसपी, एसपी, आप और इन तमाम दलों का कोई बड़ा बेस नहीं है मध्य प्रदेश में, लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर ये सबको जोड़ लेते, खास तौर पर उत्तर प्रदेश से लगे हुए जो इलाके हैं उनमें बीएसपी का भी असर है, एसपी का भी असर है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। पर जब आपको एक एक वोट की, अब आप ये कहें कि हमारा वोट परसेंटेज जहां था वहीं है, तो ठीक है, आप वहां जहां थे वहीं रह गए, बीजेपी का बढ़ गया, वो आगे निकल गई, आपने बढ़ाने की कोशिश नहीं की। अब ये कह देना कौन अखिलेश बखलेश, होता ये कि पिछली बार जब 4 लोग जीत के आए थे, उसमें से एक बीएसपी का, 2 बीएसपी के थे, एक समाजवादी पार्टी का था, और उसके बाद 3-4 निर्दलीय थे, टोटल 7 लोग थे। उनको भी कांग्रेस नहीं संभाल के रख पाई थी जब वो सत्ता का साथ दे रहे थे। जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ी, वैसे ही वो लोग भी पाला बदल गए। तो होता यह है कि सबसे बड़ी बात, व्यक्तिगत तौर पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन कमलनाथ के साथ जो प्रॉब्लम थी, वो जनप्रिय नेता अपने छिंदवाड़ा में तो हो सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं के हिसाब से ना तो उनके पास समय था, ना उनका वर्किंग स्टाइल था। वो भोपाल में उपलब्ध नहीं होते थे, छिंदवाड़ा तक सीमित थे। अब छिंदवाड़ा देखिए, एक बड़ी चीज इस चुनाव में ये भी उभरी है कि छिंदवाड़ा में सारी सीटें कांग्रेस जीत गई है, और वहीं से उन्होंने ये बयान दिया था हार के बाद। भोपाल नहीं आए, भोपाल में आके उन्होंने बस सिर्फ पहले शिवराज सिंह को बधाई दे दी, और बाद में जब ये तय हो गया कि मोहन यादव होंगे तो उनको बधाई दे दी। अपने लोगों के साथ बैठ के बात नहीं की। पहले से ये हो रहा था कि उनका बेटा डिसाइड कर रहा है कि मेरे पिता इस तारीख को शपथ लेंगे, ये कह रहे हैं कि बेटा टिकट बांटेगा। ओवरऑल जो सिचुएशन बनी, कमलनाथ नेता हैं, लेकिन वो जनप्रतिनिधि उस तरह के नहीं है जैसा आज की जरूरत है। सही है अरुण जी, आपने 100% की बात कही है, 100% की बात कह दी आपने कि भाई वो हैं नेता, बड़े नेता हैं, बड़े 10 जनपद के करीबी हैं, इंदिरा गांधी के समय से 10 जनपद के बहुत करीबी रहे हैं, इसलिए उनको कुछ नहीं कहा गया, उसका खामियाजा पार्टी ने भुगता है। अमृतान सिंह, एक दूसरी चीज के बारे में आपसे जानना चाहूंगा कि आपके यहाँ मंत्रिमंडल कब बन रहा है, वो कितनी बार आएंगे मुख्यमंत्री यहाँ पे? ये तो वही बात हो गई जो कांग्रेस में सुना करते थे। बाबा देखिए, बीजेपी के लिए भी ये जो है मुश्किलें कम नहीं है, क्योंकि इस बार दिल्ली से कई बड़े बड़े चेहरों को लाकर जो है वो मध्य प्रदेश में एक तरीके से फिट कर दिया गया है। अब उनको मंत्रिमंडल में कहाँ फिट किया जाए, उनके कद के हिसाब से कौन सा पद दिया जाए, ये भी एक बड़ा मंथन का विषय है, और इसलिए शायद बीजेपी को इतना वक्त भी लग रहा है। 17 तारीख को एक बैठक हुई, कल मुख्यमंत्री वीडी शर्मा, दोनों उप मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे हैं, कल भी मुलाकात हुई, आज भी प्रधानमंत्री मोदी और जो है अमित शाह दोनों से मुलाकात हुई।
हुई। तो बाबा कहीं ना कहीं देखिए जो सांसदों को खासतौर से मध्य प्रदेश दोबारा लाया गया, अब कैलाश जी एक तरफ बोलते हैं कि मैं सिर्फ विधायक बनने तो नहीं आया हूं, प्रहलाद सिंह पटेल भी चाहते हैं कि हमें जो है अच्छा पद मिल जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा आगे उनका नाम था मुख्यमंत्री पद के लिए। लेकिन अब देखिए, अब विधानसभा में कल बैठे थे तो मुख्यमंत्री की जो कुर्सी रहती सबसे पहली पंक्ति में तो मोहन यादव बैठे हुए थे। तो बाबा इसलिए समय भी लग रहा है, लेकिन बीजेपी जो है वो खास तौर से उनको इसलिए भी काफी ज्यादा हम कह सकते हैं परेशानी इसलिए भी जाएगी क्योंकि उनके पास एक संभाग से, एक क्षेत्र से कई बड़े नेता आ जाते हैं। इंदौर की अगर बात की जाए तो कैलाश विजयवर्गीय आ गए, रमेश मेंदोला हमेशा 1 लाख से ज्यादा मार्जिन से जीत रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी को उनको भी बतौर कार्यकर्ता और एक अच्छे नेता के तौर पर नवाजना पड़ेगा। तो इसलिए समय लग रहा है, लेकिन मुलाकात आज हुई है तो बाबा 1-2 दिन में संभव है कि मंत्रिमंडल विस्तार मध्य प्रदेश में भी संभव हो जाए। जरूर। जुल्फी, आपके यहाँ आज शपथ ग्रहण हो गया, 9 मंत्रियों की शपथ हो गई, कैसा मंत्रिमंडल बना है संक्षेप में? बाबा, भारतीय जनता पार्टी ने मंत्रिमंडल का जो निर्माण किया है उसमें 2024 के चुनाव की झलक है, क्योंकि तमाम जातिगत समीकरण को इसमें साधने की कोशिश की गई और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी द्वितीय पंक्ति के नेता तैयार करने के लिए यहाँ पे मंत्रिमंडल में नए चेहरों को जगह दी है। और पुराने चेहरे हैं, नए चेहरे हैं, सरगुजा से लेके बस्तर से लेके क्षेत्रीय मध्य क्षेत्र के जितने नेता हैं उन तमाम लोगों को समाहित करने की कोशिश की गई है ताकि 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में आसानी से जीत सके। जरूर जुल्फी। अरुण जी, लास्ट कमेंट, बीजेपी को भी जो है वक्त लग रहा है, सब कुछ दिल्ली से ही डिसाइड होगा? नहीं पाया जी। मैं ये पूछ रहा था कि बीजेपी को भी अपनी मंत्रिमंडल को विस्तार करने में मध्य प्रदेश में देरी हो रही है, सब कुछ दिल्ली में डिसाइड हो रहा है, मुख्यमंत्री बार बार दिल्ली का चक्कर लगा रहे हैं। देखिए बाबा, एक बात समझ लीजिए, आज की स्थिति बीजेपी की वो है कि जो नरेंद्र मोदी के मन में है वो तो या ऊपर वाला जानता है या वो जानते हैं। तो जब पर्ची दे देंगे, अब देखिए मोहन यादव तीसरी लाइन में बैठे थे, उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो सूची बनाएंगे नरेंद्र मोदी जी, वहीं से आएगा। और अब एक नई चीज हो गई है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इनमें जिस तरह के सीएम चुने गए हैं या नॉमिनेट किए गए हैं, अब जो कुछ होना है, अब ये पीएम रूल्ड स्टेट है, ये इनमें अब मुख्यमंत्रियों की अपनी कोई, ना वो कोई फैसला कर पाएंगे ना वो मंत्री, उनका कोई रोल नहीं है। उनको जो लिस्ट दी जाएगी उनको उसी के हिसाब से काम करना है। तो ये बात सबसे पहले आपको दिल्ली में पता लगेगी, राज्यों में पता लगने से पहले आपके पास जानकारी आएगी कौन मंत्री बना। जरूर। अरुण जी आपका, जुल्फिकार आपका, अमृतांशी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकाल के हमारे साथ जुड़ने का। तो ये थी हमारी हार पर, जो कांग्रेस की हार पे जो सीडब्ल्यूसी की बैठक में हुआ उस पे चर्चा, और बीजेपी को मंत्रिमंडल का विस्तार करने में जो दिक्कत आ रही है उस पे चर्चा। तो आज एनडीटीवी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चैनल में इतना ही। मनोरंजन भारती को इजाजत दीजिए, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, यहाँ पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।